नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। तो रुख कर रहे हैं सबसे बड़ी खबर का। महाराष्ट्र में इस वक्त सियासत को लेकर देखिए, एनसीपी में इस पूरा घटनाक्रम जो तैयार हो रहा है उस पर लगातार नजर बनाए हुए। इस बीच एक बड़ी खबर, बैठक के लिए घर से शरद पवार निकल चुके हैं। दोपहर 1 बजे बताया जा रहा है कि शरद पवार के खेमे की बैठक है। वाईबी चौहान सेंटर पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तो पवार वर्सेस पवार, महाराष्ट्र का पावर शो इस वक्त आज देखने को मिलेगा। शरद पवार या अजित पवार। तो आपको बता दें कि इस वक्त अजित पवार की बैठक भी चल रही है। आपको सीधे लिए चलते हैं अजित पवार की उस बैठक में जहां पर लगातार शक्ति प्रदर्शन के द्वारा दिखाया जा रहा है पूरा मुस्लिम समाज आवश्यक आहे। आणि आपण पाहिलं की महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या समाजाला वेगवेगळ्या ठिकाणी जे आहे बसवलं जातं आणि सगळ्या समाजाला घेऊन हा पक्ष जातो आहोत, हे चित्र जे आहे राज्यामध्ये निर्माण केलं जातं। मी आभारी आहे या आमच्या नेते मंडळीचा की अजितदादांच्या नेमणुकीनंतर ओबीसी मध्ये असलेली एक मायक्रो कम्युनिटी तटकरे साहेब यांना या महाराष्ट्राच्या अध्यक्षपदी नेमणूक झाल्याबद्दल तमाम आमच्या ओबीसी समाजाला सुद्धा आनंद व्यक्त केलेला आहे। हे करायला पाहिजे होतं, हे करायला पाहिजे होतं। 15 दिवस वाट पाहिली, होतच नव्हतं। शेवटी जे आहे हे काही निर्णय आपल्याला घ्यावे लागले। कार्यकर्त्यांचा अधिकार आग्रह होता, आमदारांचा आग्रह होता। बरं, आता हा आग्रह आणि हे काम हे काही आजच सुरू झालं नाही। काही महिन्यापासून याची प्रक्रिया जी आहे सुरू झाली होती। एक सांगायचं आहे मला, 1999 साली ज्या वेळेला पक्षाची स्थापना झाली, महाराष्ट्राचं अध्यक्षपद माझ्याकडे होतं। समीर, पंकज, त्यांचे सगळे सहकारी, षण्मुखानंद हॉल आणि त्या दिवशी संध्याकाळी शिवाजी पार्कवर प्रचंड सभा, या सगळ्यांचं नियोजन त्यांनी केलं होतं। आज जेव्हा परत एकदा त्या पक्षाला भरारी घ्यायची आहे, त्यावेळेला सुद्धा ही सगळी मंडळी जी आहे झोपलेली नाही। घाईघाईनं ठरलं आणि सगळी व्यवस्था करावी लागली। हा पक्ष जो आहे 99 साली स्थापन झाला। पवार साहेब राष्ट्रीय अध्यक्ष, मी महाराष्ट्राचा अध्यक्ष। 3 महिने झाल्यानंतर अचानक इंडिया शायनिंग म्हणून चाललं होतं त्यावेळेला, आणि म्हणून लोकसभेबरोबरच 6 महिने अगोदर विधानसभेची सुद्धा निवडणूक घेतली। वेळ सुद्धा मिळाला नाही। पवार साहेब आणि मी आणि मग आमचे आपले सगळे कार्यकर्ते आपापल्या ताकदीने सगळी कामाला लागले। वेळ मिळाला असता तर महाराष्ट्राचा 1 नंबरचा पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षच झाला असता। वेळ मिळाला नाही। काँग्रेस बरोबर समझौता झाला। काँग्रेसचे मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचा उपमुख्यमंत्री झाला। 1 महिन्याच्या आत मी राजीनामा दिला पक्षाच्या अध्यक्षपदाचा, प्रांताध्यक्षपदाचा। का? तर मी उपमुख्यमंत्री म्हणून काम करतो आहे। पक्षाचं काम दुसऱ्या कुणाला तरी द्या। बबन पाचपुतेंची स्थापना, दादांनी त्या दिवशी कोणी कोणी किती किती महिने काम केलं। 4 महिने, कोणी वर्ष, कोणी 2 वर्ष। आता जे आमचे आहेत अध्यक्ष महोदय 5.5 वर्ष
3 वर्षाने या निवडणुका व्हायला पाहिजे. आम्ही सांगतो सगळ्यांच्या निवडणुका घ्या, प्रांतांच्या निवडणुका घ्या, तालुक्याच्या निवडणुका घ्या, अध्यक्षाची निवडणुका घ्या, प्रांताध्यक्षाची निवडणूक घ्यायची नाही. अहो तुमची निवडणूक नाही घेत तर आमची निवडणूक कशाला घेता? मग खालून जातं ना सगळं. निवडणुका होत 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 वरती जातं. हा पिरॅमिड आहे ना, तुम्ही हलणार नाही. आणि बाकीच्यांना सांगता की बदलायचं आहे, भाकऱ्या फिरवायच्या आहे. अरे पण ही मेन रोटला बसलेला आहे तो फिरवायला पाहिजे का नाही? तर तिथं त्यांनी तरी समजायला पाहिजे का नाही? आणि मग अशा रीतीनं जे आहे हळू 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 हे सगळं जरी झालं, पक्ष वाढत गेला. महिलांना माझी विनंती आहे, बोलताना जे आहे अनेक गोष्टी बोलायच्या असतात. आम्ही तुम्हाला सांगतो आहोत की हे काय कसं झालं. तुम्ही जर बोलतच राहिला आणि घोषणा दिल्या तर मी बोलता येणार नाही. आणि तुम्हाला जाऊन जे आहेत जनतेला सांगायचं आहे. काही वेळेला काहीतरी गोष्टी होतात. एक तर आम्ही 99 साली आम्ही काँग्रेस सोडली. आम्ही काँग्रेस सोडली म्हणण्यापेक्षा दूर झालो काँग्रेसपासून. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना झाली, निवडणूक झाली, परत आम्ही काँग्रेसमध्ये गेलो. पवार साहेब परत काँग्रेसच्या मंत्रिमंडळामध्ये सामील झाले. आपण कामाला लागलो. देशाच्या भल्यासाठी, शेतकऱ्याच्या भल्यासाठी, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी हे निर्णय त्यावेळेला घेतले आणि आम्ही सगळे त्यांच्या बरोबर होतो. पण मग असं काय झालं? त्याच्यानंतर ज्या निवडणुका झाल्या त्याच्यामध्ये काँग्रेस पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि इतर पक्ष जे आहेत एकत्रितपणे निवडणुका लढवत होतो. पण मग असं काय झालं की 2014 साली आम्ही काँग्रेस, तुम्ही वेगळे आणि आम्ही वेगळे लढायचं कारण काय? कारण बीजेपीने शिवसेना सोडली आणि इकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं काँग्रेस सोडली. का? अजूनही कळत नाही लोकांना का. एकत्र जर लढत होतो, त्यांनी सोडली तर सोडली, आपण काँग्रेस बरोबर राहिलो असतो, आपली मेजॉरिटी आली असती. का सोडली? काय चर्चा झाली माहित नाही. का झालं? अचानक हे निर्णय कसे काय होता? 2019ला दादा म्हणतात की पहाटे नाही, सकाळी सकाळी. अरे पण तो शपथविधी का झाला? त्याच्या पाठीमागे कोण होतं? ते फडणवीस सांगतात असं असं झालं. साहेब म्हणतात की मी गुगली टाकली. अरे पण गुगली टाकून आपल्याच गाड्याला आउट करायचं का? त्या गुगलीमध्ये आपल्याच गाडी आउट झालं ना भाई. हे आम्हालाही माहिती नाही का. ते दादा सांगतील, त्यांची इच्छा असेल तर का. कारण हा प्रश्न अख्ख्या हिंदुस्थानला पडलेला आहे राव. का पण विचारलं जात नाही. त्याच्यानंतर अनेक वेळा झालं. 2017 साली मी जेलमध्ये होतो, त्यावेळेला सुद्धा काहीतरी प्रयत्न झाला. या सगळ्या मंडळींना माहिती, मला नाही माहिती, या सगळ्यांना माहिती. 2019च्या निवडणुकीच्या अगोदर आणि नंतर सुद्धा काय बोलणी झाली? का अजितदादा सकाळीच उठले आणि गेले तिकडं? काय असंच? काय कारण आहे? सांगितलं गेलं पाहिजे, जनतेला माहीत पडेल की काय झालं, कोणाशी चर्चा झाली, कशामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. आणि मला हे कळत नाही की वारंवार 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 आपण
दिल्लीमध्ये चर्चा करायची, काही दिवस झाले का ताबडतोब जे आहे त्यातून माघार घ्यायची आणि अनेक नेत्यांना तोंड जसे आपण टाकतो आहोत, पाडतो आहोत, याचं सुद्धा आपल्याला लक्षात कसं येत नाही. साहेबांनी राजीनामा दिला, आम्हाला माहीतच नाही. अजित दादा त्यांनी सांगितलं मला प्रांताध्यक्ष व्हायचं. आमच्या सुप्रियाताई म्हणतात अहो तुम्हाला सांगितलं होतं का? म्हटलं आम्हाला कोण सांगतं, ना काका सांगत ना पुतण्या सांगत. अगोदर जाहीर करतात आणि मग सांगतात. आम्ही काय करतो? पण हे का झालं याच्या ज्या गोष्टी ज्या आहेत कळल्या पाहिजे. काही लोक म्हणतात मग तुम्ही तो ओबीसीचं काम करत होतं का? अजिबात. समता परिषदेचं काम, ओबीसीचं काम छगन भुजबळ महाराष्ट्रात आणि देशामध्ये करीत राहणार आणि ओबीसीच्या प्रश्नावर लढत राहणार. आमच्यावर टीका होते. फुले शाहू आंबेडकरांच्या विचाराने चालणार की नाही? अरे महात्मा फुलेंनी सुद्धा सांगितलं होतं सत्तेविना झाल्या सर्व कळा अवकळा, सत्तेत जा आणि सेवा करा. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं होतं की आपण सत्तेत गेलो जायचं आणि तिथून जे आहे लोकांची सेवा करायची. आम्हाला विचारतात तुम्ही भाजपबरोबर कसे गेले? अरे भाजपबरोबर गेलो, शिवसेनेबरोबर गेलो, तसे भाजपबरोबर गेलो. तो फिलहाल देखिए आपको छगन भुजबल इस वक्त संबोधित भी कर रहे हैं और इसी के साथ साथ शक्ति का एहसास किया जा रहा है. बहुत सी बातें उनके द्वारा कही जा रही हैं कि ऐसे बहुत से विधायक हैं जो इस वक्त फंस गए हैं ट्रैफिक में, जो अभी तक नहीं आ पा रहे हैं. बहुत से ऐसे हैं जो विदेश में हैं. इस बीच आपको बता दें कि शाइना हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से. शाइना जी आपका स्वागत है सबसे पहले न्यूज इंडिया पर. और जिस तरीके से जो परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं एनसीपी में, इसको लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि देश भर में नहीं, विश्व भर में मोदी जी की एक छवि बनी है एज अ मैन हु इज हियर टू सर्व द पीपल ऑफ इंडिया. एक डेवलपमेंट की राजनीति की करें तो महाराष्ट्र में हमने देखा कि बहुत सारे तालुका में थोड़ा भी तरक्की नहीं हुआ जब महाविनाश आघाड़ी की सरकार थी. स्वाभाविक रूप से एनसीपी के एमएलए हैं या शिवसेना के, उनकी नाखुशी उनकी पार्टी के साथ वो उनका एक अंदरूनी मामला है. लेकिन जो 2024 में ये विधायक सभी जनता के सामने जाना चाहते हैं तो वो मैंडेट ऑफ प्रोग्रेस और मैंडेट की प्रधानमंत्री कैसे काम करते जाने वाले हैं, उस परिपेक्ष में हम जानते हैं कि लोग मोदी जी से प्रेरित होके अपने पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं. रही बात कोई भी स्पेकुलेशन, मुझे लगता है मतलब होगा कौन से विधायक क्यों अजीत पवार के साथ हैं, कौन से विधायक क्यों किसी और के साथ है, वो उनका एक अंदरूनी मामला है. हमें सिर्फ काम करना है महाराष्ट्र के जनहित में और महाराष्ट्र की जनता के लिए. लेकिन शाइना जी, आपको लगता है जिस तरीके से तमाम विपक्ष बीजेपी पे हमेशा निशान लगाती है कि ये जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं, हमेशा खरीदने की बात करते हैं, खरीद फरोख्त की बात करते हैं, लोटस ऑपरेशन लोटस चलाते हैं, और यही जो ऑपरेशन लोटस है वो चलाया गया महाराष्ट्र में भी, और यहाँ पर एनसीपी को अपने पाले में कर लिया गया, एनसीपी को तोड़ दिया गया. 24 साल पुरानी पार्टी जिसको तैयार शरद पवार ने किया था, इसको तोड़ने का काम जो है वो बीजेपी ने किया. तोड़ की राजनीति नहीं की है. जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं, हम जानते हैं कि वो क्यों फैला रहे हैं. उनके निजी जो एक डिफ्लेक्ट करने का तरीका होता है वो यही होता है, ये बोलना कि भारतीय जनता पार्टी करती है. भारतीय जनता पार्टी बल्कि चाहती है कि प्रगति के साथ स्थिरता हो. हम सिर्फ महाराष्ट्र के जनहित में काम करते आ रहे हैं और करते जाएंगे, देवेंद्र जी के नेतृत्व में हो या मोदी जी के नेतृत्व में. जो लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि जब कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मोदी जी के नाम पे लड़ के, जब शिवसेना ये अनहोली अलायंस कांग्रेस और एनसीपी के साथ कर सके, तो कोई और गठ क्यों मोदी जी से प्रेरित होके यहाँ नहीं आ सकते हैं, आप मुझे बताएं. तो शिंदे गुट भी तो बहुत नाराज, बहुत खफा नहीं नजर आ रहा शाइना जी आपको?
वो कह रहे हैं यहाँ तो हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है कि जिन मंत्रियों को हमें तरजीह दी जानी चाहिए, हमारे मंत्रियों को तरजीह दी जानी चाहिए, उनको तरजीह नहीं दी जा रही यहाँ पर। और यहाँ पर कोई जी, नाखुशी नहीं है। हाँ। आप स्वयं एकनाथ शिंदे जी का बयान सुन लीजिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से मीटिंग भी तो हो कहा रही है ना शायना जी, आपको तो दिख ही रहा होगा ना कि मीटिंग भी तो एकनाथ शिंदे की होने वाली है आज, और ये 3 जो मीटिंगें हैं बहुत खास संदेश देती नजर आती हैं। मीटिंग करना एक अंदरूनी मामला है हर एक पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का भी मीटिंग हुआ है, उसमें क्या है? मैं सिर्फ ये कहूंगी कि आज जब हम प्रगति की राजनीति के बारे में बात करते हैं तो एक ही नाम आता है और वो है नरेंद्र मोदी जी, और उसी नाम को लेके हम आगे 2024 के इलेक्शन भी लड़ेंगे। चलिए शायना जी जरा बने रहिएगा मेरे साथ। चरणजीत सिंह भी जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। चरणजीत सिंह जी, सबसे पहले न्यूज इंडिया पे आपका बहुत स्वागत। देखिए जो घटनाक्रम बन रहा है, इस घटनाक्रम के बारे में आप क्या कहेंगे? महाराष्ट्र में एनसीपी के अंदर आपकी क्या राय है? देखिए जो घटनाक्रम बन रहा है उसमें खुलेआम नजर आ रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिसे सत्ता की जिसकी लालसा जो है वो खत्म नहीं होती, वो विपक्ष को कमजोर करने के लिए विपक्षी पार्टियों को तोड़ने का पूरा प्रयास करती है। और जितनी भी एजेंसियां हैं केंद्र की, चाहे ईडी, आईटी, सीबीआई, ये तमाम सारी एजेंसियों का गैर वापर होता है। ये सारी एजेंसियां बीजेपी के चुनावी टूल किट का हिस्सा बन गई हैं। और राज्य दर राज्य हम देख रहे हैं, पहले कर्नाटका देखा, उससे पहले मध्य प्रदेश देखा, अरुणाचल देखा, गोवा देखा, मणिपुर देखा, किस तरह से ये तमाम सारे लोगों को ईडी का वापर करके ये अपनी तरफ करने का प्रयास करते हैं। और जिन्हें ये खुद ही एक मिनट अभी मेरी बात पूरी होने दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा, मेरी बात पूरी होने दीजिए कि जिन्हें भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट का लेबल लगाती है उन्हीं को अपनी वॉशिंग मशीन में कमल डिटर्जेंट से धो करके पाक साफ भी दिखा देती है। ये हम देखते आए हैं पिछले 9 वर्षों में। और आदरणीय प्रधानमंत्री जो 4 दिन 5 दिन पहले गारंटी ले रहे थे भ्रष्टाचार मिटाने का, वो भ्रष्टाचारियों को गले लगा रहे हैं। यानी यही अजीत पवार को और हसन मुशर्रफ को, छगन भुजबल को बीजेपी यही सवाल आपने पूछा है, शायना जी इसका आंसर दे देंगी ना, जवाब ही दे देंगी, क्योंकि हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता ही मौजूद है। ये बीजेपी कहती थी ना भ्रष्ट, तो फिर भ्रष्ट लोगों को साथ में ले रहे हैं। हाँ शायना जी, भ्रष्टाचारी को गले लगा रहे हैं बीजेपी। देखिए, आप पर हम जज ही हो सकते हैं जब मैटर सब जुडिस है। हाँ। किसी को कन्विक्ट किया तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हाँ। किसी के प्रति कोई कार्रवाई हो रही है, हाँ। कार्रवाई कभी कम नहीं होती है। और ये कहना कि इंडिपेंडेंट एजेंसीज जैसे ईडी हो या सीबीआई हो, हाँ। जो मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। काम करते हैं, हाँ। जो अपने बलबूते काम करते तो हैं, इसका मैसेज नहीं जाता क्या शायना जी? शायना जी देखिए, भ्रष्टाचार की बात तो करते हैं, करना बात अलग होती है, आत्मसात करना अलग बात होती है। यहाँ तो आत्मसात भी किया जा रहा है ना, तो उसका मैसेज भी तो जनता के बीच जाएगा ना। जी अब चरणजीत जी बोलिए। जिन लोगों के पास ऐसा है रुकिए कि जो शायना जी बीजेपी का स्लोगन, शायना जी जरा रुकिए, शायना जी रुकिए, रुकिए अब मेरी बारी है। हाँ बोलिए चरणजीत। देखिए भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन था ना, जो न खाऊंगा न खाने दूंगा, अब वो स्लोगन बदलना चाहिए कि खाने वाले को मैं और प्रोत्साहन दूंगा, खाने की और इजाजत दूंगा। ये कहते हैं कि केस चल रहे हैं, मुझे ये बताएं कि हेमंता बिस्वा पर क्यों नहीं नोटिस जाते हैं, क्यों नहीं शुभेंदु अधिकारी पर नोटिस जाते हैं, क्यों नहीं नारायण राणे को नोटिस जाते हैं, क्यों नहीं भावना गवली या प्रताप सरनाइक या यामिनी जाधव, और अभी क्या अजीत पवार, हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल और ये तटकरे जो हैं, सुनील तटकरे, ये तमाम लोगों को ईडी आईटी के नोटिस जाते रहेंगे? ये सारे नोटिस ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। एक बार कोई बीजेपी की वॉशिंग मशीन में चला जाता है। चरणजीत जी आप जरा ये बताइए, कांग्रेस अपने आप को महाराष्ट्र में कहाँ पाती है, कहाँ पाती है? देखिए हाँ। कांग्रेस पार्टी अपने आप में मजबूत है। हमारे सभी एमएलए इंटैक्ट है, कोई कहीं नहीं जा रहा। इनफैक्ट ये जिस तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति बीजेपी ने करी है, इसी तरह की राजनीति उन्होंने कर्नाटका में भी की थी, और कर्नाटका की जनता ने उनको जवाब दिया, उनको खदेड़ दिया। यही महाराष्ट्र में होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी समय का अभाव है। शायना जी से बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं उनसे। शायना जी क्या कहेंगी आप? देखिए, जब कांग्रेस एनसीपी शिवसेना का अलायंस होता है तो बहुत होली है और सब सही है। भारतीय जनता पार्टी को कोई मोदी जी के प्रेरणा लेके अपने गट से निकल के आते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो उनको बहुत आपत्ति होती है। और हम कहाँ किसी को शरण दे रहे हैं?
हम बल्कि ये बोल रहे हैं कि जो आपको तरक्की की राजनीति करनी है, जी, हमारे जी। विचारधारा को अपनाना है, जी। और स्वाभाविक रूप से शिवसेना में भी शिंदे जी को तो ये बहुत तो आपस- बिल्कुल देखिए, ये तो छुपा ये रही है ideology को कि लेकर। जो स्थितियां बन रही हैं कहीं ना कहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के में भी बहुत सी हलचलें तेज हो चली हैं। चिरंजीव जी आपका बहुत शुक्रिया, शायना जी आपका भी बहुत शुक्रिया। समय का अभाव है, यहाँ पे रोकना चाहूंगी आपको, लेकिन आज बहुत सी चीजें साफ हो जाएंगी और एनसीपी के लिए यूं कहें बहुत बड़ा दिन है ये।